सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। नंबर सिस्टम का आखिरी टाइप रह गया है ना। आज हम इसका आखिरी टाइप डिस्कस करेंगे। भाजकों और गुणनखंडों की संख्या, टाइप 9 है ना। मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं, ये जो टाइप है ये स्पेसिफिकली रेलवे एग्जाम्स में आता है, एसएससी एग्जाम्स में नहीं आता है। एसएससी एग्जाम्स से मेरा मतलब एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में नहीं आता है, एसएससी के बाकी एग्जाम्स में आता है, जैसे एसएससी सीजीएल में आता है ना। तो एसएससी जीडी में नहीं आता है, प्रॉपर उसमें नहीं पूछा जाएगा आपसे ना, रेलवे पूछता है। तो एक लास्ट टाइप है तो सीख लेते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट यह है कि अगर हमें भाजकों की संख्या निकालनी है, भाजकों की, तो भाजक क्या होते हैं? भाजक क्या होता है जानते हो? भाजक बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है ना, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है? इंग्लिश में बता देता हूं मैं। भाजक होता है डिवाइजर, गुणनखंड होता है मल्टीपल, है ना। तो भाजक में और गुणनखंड में कोई अंतर होता है क्या? हिंदी मीडियम वाले विचार करें, भाजक में और गुणनखंड में क्या कोई अंतर होता है? जैसे एक संख्या ले ली मैंने 16, 16 एक संख्या ले ली, 16 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 16 से कट जाएगा। यानी 1 2 4 8 16 इसके क्या हैं? भाजक हैं। क्या 1 2 4 8 16 इसके गुणनखंड भी हैं? क्या इसके गुणनखंड भी हैं? यानी भाजक वो जो काट देता है, गुणनखंड वो जो संख्या के गुणन में आता है ना। तो जो संख्या के गुणज में आता है वो भी तो काटता ही है ना। अब जैसे मानकर चलो कोई एक संख्या है n, n कोई भी संख्या हो सकती है। अब n को मान लो इसके 4 भाजक हैं, a b c और d। ये कोई 4 संख्या हो सकती है, मान लो 2 3 4 5, है ना, 5 6 7 8, ऐसा कोई भी संख्या हो सकती है। और इन पे घात है, मान लो इस पे घात है p, इस पे घात है q, इस पे घात है r और इस पे घात है s। ठीक है, ये इसके भाजक हैं। ठीक, तो आपसे क्या पूछा जाता है कि n के भाजकों की कुल संख्या, है ना, भाजकों की कुल संख्या। भाजकों की कुल संख्या जब हम निकालते हैं तो जो घात हैं उन सब में +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इस पे घात p है तो p +1, q +1, r +1 और s +1। ये क्या होती है? भाजकों की कुल संख्या। अब क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से आपसे पूछा जाता है।
एक तो पूछता है भाजकों की कुल संख्या, एक पूछता है गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या। अब गुणनखंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किस में होंगे, गुणज में होंगे, गुणा में होंगे। अब मैं इसी पैटर्न को ऐसे ले रहा हूं जैसे a पे घात p इंटू बी पे घात q इंटू सी पे घात r और d पे घात s। ए बी सी डी गुणज में है और इन पे घात p q r s है। अब वो आपसे कहेगा कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, p प्लस वन, q प्लस वन, r प्लस वन और s प्लस वन। अब जरा यहां ध्यान से देखो कि जो गुणनखंडों की संख्या है और जो भाजकों की संख्या है, क्या इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क दिख रहा है? नहीं। क्या फर्क है? वहां पर संख्याओं को अलग अलग दिखा देता है, यहां गुणज में दिखा देता है, तो इसलिए वहां भाजक कह देता है, यहां गुणनखंड कह देता है, नियम एक ही है। अब यहां एक चीज है जिसको वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, वो है एक और स्वयं को छोड़कर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। वो कहेगा एक और स्वयं को छोड़कर भाजकों की संख्या बताओ, एक और स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो एक और स्वयं को छोड़ने का मतलब क्या? एक तो आपने एक को छोड़ दिया, एक आपने जो संख्या n है उसको छोड़ दिया, तो कितने छोड़ दिए? एक और एक, दो छोड़ दिए। तो जो कुल संख्या आएगी उसमें से -2 कर देंगे। जब भी आप एक और स्वयं को छोड़ोगे तो जो आपने कुल संख्या निकाली है, कुल संख्या, इसमें से क्या करेंगे? -2 करेंगे। ये हमारा पहला नियम है ना? तो इसको नोट करो और इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे हम, है ना, थोड़ा थोड़ा बांट बांट कर, जिससे क्या है कि वो प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, नोट होगा।
अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, यहां से हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, कभी कभी तो एग्जाम में लिख देता है वो प्रॉपर कि एक और स्वयं को छोड़कर, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको मिलेगा। कभी कभी तो लिख कर देता है कि एक और स्वयं को छोड़कर इसके भाजकों की संख्या या इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए। कभी कभी ऐसे लिख के देता है कि इसके समुचित गुणनखंडों की संख्या, समुचित जिसको प्रॉपर प्रॉपर लिख के देता है इंग्लिश में। तो एक और स्वयं का मतलब समुचित भी होता है, समुचित या प्रॉपर। अब ये समुचित क्यों? क्योंकि संख्या एक और स्वयं से तो हमेशा ही कटेगी। एक से ऐसी कोई संख्या नहीं है पूरे मैथ में जो एक से ना कटती हो, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो स्वयं से ना कटती हो। तो ये दो तो फैक्टर हमेशा ही रहेंगे। तो इन दो को हम प्रॉपर फैक्टर नहीं मानते क्योंकि ये तो हमेशा ही है। इन दो के अलावा जो है वो प्रॉपर होते हैं, वो समुचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक और स्वयं को छोड़कर 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? एक और स्वयं को छोड़कर 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन है 28, 29, 30, 31। 28, 29, 30, 31। ठीक है। अब पहले तो हम ये देख लें कि इसके गुणनखंड आएंगे कौन से, है ना, इसके फैक्टर्स आएंगे क्या क्या। तो 840 के फैक्टर निकाल लें। 840 को 8 से काट दें, 8 से कट जाएगा, कट जाएगा, है ना। 8 से, 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40। 5 से काट दें अब, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 7 से काट दें और एक बार 3 से कट जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या है? 8, 5, 7, 3। 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। तो मैं 840 को ऐसे लिख सकता हूं, 840 बराबर 2 पे घात 3 इंटू 3 पे घात 1 इंटू 5 पे घात 1 और इंटू 7 पे घात 1। यस और नो? तो ये हो गए ABCD और ये हो गई PQRS, है ना। अब हमें क्या निकालना है? एक और स्वयं को छोड़कर। तो पहले तो हम कुल संख्या निकाल लें, उसमें से -2 कर देंगे तो एक और स्वयं हट जाएगा। तो कुल संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया? कुल संख्या या कुल गुणनखंड। जैसे घात 3 है तो 3 और 1 4, 1 है तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी जितनी भी घात हैं सब में +1 +1 +1 +1 करके गुणा कर देना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी इसके जो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 32। लेकिन इसमें एक और स्वयं भी शामिल है, एक और स्वयं भी शामिल है। अगर वो कह रहा है एक और स्वयं को छोड़कर, तो आंसर क्या होगा? 30। अगर वो ये कहता है कि 840 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आंसर होगा 32। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर SSC 10+2 में पूछा गया है, पिछले साल, है ना। अगला क्वेश्चन,
4200 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? 4200 के गुणनखंडों की संख्या। बयालीस सौ के गुणनखंडों की संख्या। तो मुझे 4200 के गुणनखंड निकालने हैं। ऑप्शन है हमारे पास 64, 56, 46, 48 और आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। तो पहले तो हम 4200 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और स्वयं को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि उसने कहा नहीं है। जब नहीं कहेगा तो टोटल बताएंगे फिर, है ना। तो 4200 में 8 का भाग चला जाएगा। अच्छा, मैं 8 का ही क्यों दे रहा हूं, ये पता है किसी को? अब जैसे मान लो छींक हो गई तो 8 से नहीं देंगे, अब ऐसा नहीं देंगे। हमें क्या नियम सिखाया गया था कि सबसे पहले 2 से भाग देना है ना। तो 2 की घात में जितनी संख्या है उसको पहले ले लो। जैसे 2 की घात 2 4, फिर 8, फिर 16। तो बड़ी से बड़ी संख्या से दे लो, बाद में उसको घात में लिख देंगे। इससे क्या होगा, सरल हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो 8 से 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 चला जाएगा। तो 8 से 2 पहले, तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। अच्छा, 25 से चला जाएगा। 25 क्या कहता है, अंतिम 2 अंक है ना, कट जाएंगे। 25 से दे दो, चलो 25 दूनी 50, 25 एकम 25। एक बार 7 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि आपके फैक्टर्स जल्दी आ जाएंगे। अब 2-2 करके जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जैसे 4200 है, तो 4200 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले 8 था, 8 को लिखूंगा 2 की घात 3, फिर लिखूंगा 3 की घात 1, फिर लिखूंगा 5 पे घात 2 और फिर लिखूंगा 7 पे घात 1। अच्छा, लिखना ऐसे बढ़ते क्रम में ही है, ऐसे नहीं कहीं भी आड़ा टेढ़ा लिख दो तुम। पहले 2, 3, 5, 7 ऐसे आरोही क्रम में ही लिखना है। अब हमें निकालना है कुल गुणनखंड। तो कुल के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी पावर है सब में +1 करते जाओ। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। तो इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, 48 होंगे। आंसर 48, 48। अगर समुचित कहता तो 46, समुचित प्रॉपर है ना, उसमें एक और स्वयं को छोड़ देते हैं। ये बात क्लियर हो गई है ना। अगर आपसे समुचित गुणनखंड या कुल गुणनखंड पूछे तो निकाल पाओगे, है ना। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, है ना। अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हैं। अब अभाज्य तो हमें आता है क्या है,
अभाज्य का हमें पता है वे संख्या जिसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड होते हैं, है ना। तो मान लो n कोई संख्या है, n कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहां पर हमने 4 संख्या ले ली, मान लो a b c d, ठीक है, गुणनखंड में ले लिया, है ना। अब इस पे पावर है p, इस पे है q, इस पे है r और इस पे है s। तो अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, p प्लस q प्लस r प्लस s, यानी जितनी भी पावर हैं सबको अगर जोड़ दें तो वो अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। लेकिन यहां शर्त यह है कि ए बी सी डी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ए बी सी डी चारों ही अभाज्य होनी चाहिए। जो अभाज्य नहीं होगी उसकी घात को नहीं लेंगे, केवल अभाज्य अभाज्य की घात को ही लेंगे, और इसमें कोई भी +1 नहीं करना है। जैसे हम यहां लिख देंगे ए बी सी डी अभाज्य संख्याएं हैं, इसे कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है हमें 9 की घात 6 इंटू 12 पे घात 4 इंटू 7 पे घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन है 9 की घात 6, 12 की घात 4, 7 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। चेक करते हैं। अभी इसमें जो है अभाज्य संख्या कौन सी है? 7 है, बाकी तो और है नहीं। बाकी और बन सकती है, बन जाएगी। जैसे 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 पे घात 2, और इस पे पहले से घात क्या है? 6। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 पे घात 4, 4 तिया 12, और इसे लिख सकते हैं 7 पे घात 7। ये हो जाएगा हमारा 3 पे घात 6 दूनी 12, 4 पे घात 4, 3 पे घात 4 और 7 पे घात 7। 3 पे घात 12 यहाँ है, 4 यहाँ है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 पे घात क्या हो जाएगी? 16। 4 क्या होता है? 2 का वर्ग, 2 पे घात 2।
अच्छा, 2 पे घात 2 और उस पे घात 4, तो 4 की घात 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पे घात 2 और इस पे घात 4, क्योंकि 4 को लिख दिया 2 का वर्ग और उस पे घात 4 लगा दी। अब घातों का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसको मैं 2 की घात 8 लिख सकता हूं, और इसको 7 की घात 7 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका तो कुछ कर नहीं सकते। हमसे उसने पूछा अभाज्य गुणनखंडों का योग। ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। संख्या यहां क्या पूछा है? योग। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं इसके 3, 2 और 7, या मैं कह सकता हूं 2, 3 और 7। घात चाहे कितनी भी लगी हो, गुणनखंड तो 3 ही है ना। घात चाहे 10 लगी है, 16 लगी है, 8 लगी है, पर लगी तो इन्हीं संख्याओं पे ना, तो गुणनखंड तो यही है। इनका योग पूछ रहा है आपसे। दो प्लस 3 5, 5 और 7 12, आंसर 12। अच्छा, गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ ले तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंडों का योग है। अगर आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 7, 16, 8, 24, 24 और 7 31। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया वो ना तो योग में आ रहा है ना संख्या में आ रहा है। मतलब हमने तो कुछ और ही दे दिया। हमने क्या देखा? अभाज्य संख्या 7 और 7 पे घात 7। तो आपको लगता है कि प्रश्न वो इतना आसान पूछेगा आपसे? नहीं। नोट करो इसको। यहाँ दो ही चीजें पूछ सकता है, या तो अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ सकता है या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। मैंने एक सवाल में दोनों चीजें बता दी आपको, योग भी सिखा दिया और संख्या भी। अगला क्वेश्चन। नोट हुआ ये? कुछ लोग रह गए नोट करने के लिए। बढ़ जाएं आगे। तो अभी हमने दो चीजें सीखी। एक तो सीखा कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, दूसरा सीखा समुचित गुणनखंडों की संख्या निकालना। ये पहले ही पैटर्न का था, पहला पैटर्न। दूसरा हमने सीखा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना,
और अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना, ये दूसरा पैटर्न था। मोस्टली ये दो ही पैटर्न है ना। अभी इसमें और क्वेश्चन देखेंगे अभाज्य वाले में। अभी अगला क्वेश्चन, यदि 12,600 बराबर P इंटू Q इंटू R इंटू S पर घात 3, 2, 2, 1 हैं, जहां PQRS आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। PQRS क्या है? आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं। अगर ऐसा है तो 3P प्लस 2Q, 3P प्लस 2Q माइनस R प्लस S माइनस R प्लस S का मान क्या होगा? ऑप्शन है 12, 13, 14, 17। अच्छा, उसने पहले आपको क्लियर कर दिया है कि PQRS आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य हैं, यानी PQRS चारों अभाज्य हैं। ठीक है, और कैसी हैं? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में और लगातार क्रम से हैं। ठीक, तो हमारे पास संख्या है 12,600। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य 2। यहां घात कितनी लगी है? 3। तो 2 की घात 3, 8 से भाग दे के देख लें। 8 से दे दो, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 6 बचेगा, 8 7 56 और 8 पंजे 40। अब 2 के बाद अगली अभाज्य कौन सी होती है? 3। 3 पे घात कितनी लगी है? 2, यानी 9। 9 से भाग दे के देख लें। 9 एकम 9, 6 बचेगा, तो 9 7 63, 4 बचेगा, 9 पंजे 45। 2 3, 3 के बाद अभाज्य 5। 5 पे घात कितनी लग रही है? 2, तो 25। 25 सत्ते 175 और 7 एकम 7। इसका मतलब जो 12,600 है, 12,600, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पे घात 3, 3 पे घात 2, 5 पे घात 2 और 7 पे घात 1। या सुनो, क्योंकि मैंने कहा शुरुआत 2 से ही करना है। अगर भाग जा रहा है तो, नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे फिर ना। क्या पूछ रहा है? 3P 2Q माइनस R प्लस S। तो PQRS का मान क्या है? 2 3 5 7। तो PQRS का मान आ गया, मान रख दो यहां पे। तो 3P का मान कितना है? 2 प्लस 2Q का मान कितना है? 3 माइनस R का मान कितना है? 5 प्लस S का मान कितना है? 7। ये निकालना है। तो 3 दूनी 6 और द्वितीय 6, 6 और 6 12, 12 7 19, 19 माइनस 5 कितना बचेगा? ऑप्शन में है आंसर हो जाएगा 14।
अच्छा, ये बात समझ में आ रही है या कवरेज क्षेत्र से बाहर, कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रही है? तो जिनका रेलवे का एग्जाम है उनकी तो कवरेज में रहनी चाहिए ये बात। आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, आगे एनटीपीसी, है ना। जिनका एसएससी जीडी का है, अगर क्षेत्र से बाहर जा रही जाने दो, कोई बात नहीं, केवल इस पे, बाकी तो सारा अंदर रहना चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन और करें। देखो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो, दो तरीके होते हैं उसे अप्रोच करने के। एक ये कि उसका डिफिकल्टी लेवल देख के सरेंडर कर दो कि नहीं हमसे नहीं होगा, छोड़ो। और आपका माइंड सबसे पहले यही कहेगा ये तो टफ है, रहने दो इसको। दूसरा अप्रोच होता है बोला टफ है तो क्या हुआ, जब और सीख सकते हैं तो मैं भी तो सीख सकता हूं, प्रैक्टिस करूंगा और क्वेश्चन लगाऊंगा तब सीखूंगा इसको। तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे माइंड आपको सपोर्ट करने लगेगा, नहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ऐसा आपने महसूस किया होगा कई टॉपिक्स के साथ। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश, कई लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। अगर आप इंग्लिश से डरते रहोगे आप जीवन में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, जो है मुश्किल जरूर है पर मैं कोशिश करूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, भाषा ही तो है, उतना मुश्किल नहीं है, है ना। क्योंकि ये कहा जाता है कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ा नहीं मतलब उसने सरेंडर कर दिया, साहब हमसे तो होगा ही नहीं। जो इस अप्रोच के साथ है कि मैं ट्राई करूंगा, होगा ना होगा देखा जाएगा पर कोशिश करूंगा, तो वो अप्रोच चाहिए हमें, है ना, सरेंडर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो x, y और z, x, y और z अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। x, y और z अलग अलग अभाज्य संख्या हैं, यानी ये तीनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। जहां x छोटा है y से, y छोटा है z से। और x प्लस y प्लस z बराबर 70 है। तो z का मान क्या है? कितना आ गया? ऑप्शन लिख लो, 29, 43, 31, 37। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन हेल्प करते हैं, है ना, ऑप्शन से हम क्वेश्चन के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसने ये कहा अलग अलग अभाज्य संख्या है, पर इसने ये नहीं कहा कि ये क्रमागत अभाज्य संख्या है। मतलब कोई भी अभाज्य हो सकती है, कोई भी तीन अभाज्य संख्या हो सकती है जिनको जोड़ने पर 70 आ रहा है। पर यहां शर्त यह है कि x सबसे छोटा है, y उससे बड़ा है, z सबसे बड़ा है। अब कह रहा है कि z का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर ऑप्शन ना हो तो, ऑप्शन होंगे तो फिर आसानी हो जाती है। कैसे? मुझे मालूम है हाईएस्ट रेंज क्या है इसकी, 43, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो पहली संख्या है उसे आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानिए। पहली संख्या को सबसे छोटी अभाज्य, शुरू वहीं से करो। तो x को 2 मान लिया, तो 70 में से 2 ये हो गया, कितना बचा? 68 बचा। अब 68 को
तोड़ दो दो अभाज्य संख्याओं में, तो 31 और 37 में तोड़ सकते हैं 68 को। जैसे अगर मैं बाई को 31 ले लूं और जेड को 37 ले लूं, तो क्या जोड़ने पे 70 हो जाएगा? हो जाएगा। और x से बड़ा बाई और बाई से बड़ा जेड हो जाएगा, यानी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो जेड का मान क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37। बात समझ में आई है ना? अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। 216 के विषम भाजकों का योग क्या है? 216 के विषम भाजकों का योग। ऑप्शन है इसके लिए 16, 14, 40, 600। 16, 14, 40 और 600। क्या पूछ रहा है? विषम भाजकों का योग। तो पहले तो हम इसके भाजक देख लें कौन से हैं, है ना? तो 216 को अगर हम कैंसिल करें तो 4 से कर दें, पहले 8 से कर दें। चलो 8 से ही कर दो। 8 दूनी 16, 8 7 56। 27 को
9 से 9 तिया 27 और 3 एकम 3, तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 पे घात 3 और 3 पे घात 3, क्योंकि 3 पे घात 2 यहां से मिल जाएगी, 3 पे घात 1 यहां से मिल जाएगी, क्योंकि 3 पे घात 3 क्या होता है? 27, और 9 तिया क्या होता है? 27, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग। तो विषम भाजकों का योग विषम संख्याओं पे ही तो आएगा, है ना। तो यहां पे ध्यान देना, जब आपको विषम भाजकों का योग निकालना हो तो इसका नियम क्या होता है वो समझ लो, पहले नियम जान लो, है ना। केवल विषम संख्या को ही लेना है, सम संख्या को नहीं लेना है। और जैसे 3 पे घात 3 है, लिखना शुरू करेंगे 3 पे घात 0 से, जैसे 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 2 प्लस 3 पे घात 3, यानी जो भी पावर है उसे 0 से लेके जहां जितनी घात दी है उसको वहां तक लिखते हैं और उसको जोड़ देते हैं, इसे कहते हैं विषम भाजकों का योग। तो 3 पे घात 0 कितना होगा? 3 पे घात 0 होगा 1, 3 पे घात 1 3, 3 पे घात 2 9, 3 पे घात 3 27, 27 और 9 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40, आंसर क्या होगा? 40। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछ सकता है समभाजकों का योग, मतलब एग्जाम में अगर विषम का पूछा है तो सम का भी पूछ सकता है। तो सम भाजकों का योग। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्टूडेंट जो है वो दो तरीके का होता है। एक वो जब कोई नया टॉपिक या कुछ ऐसा जो उसने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, जब वो उसे पढ़ने को मिलता है तो वो उसे बहुत ध्यान से समझता है एक एक बात को। एक वो होता है जो ये समझता है, बोला हमें तो पहले ही पता था, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये और आ गया। तो वो क्या करता है, वो उस बात पे ध्यान नहीं देता। ऐसा करने से क्या होगा कि जो वो सोच रहा है वो सही हो जाएगा। मतलब वो ये सोच रहा है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से उसका कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो बहुत तेजी से चलती है। बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है, अच्छी खबर में समय लगता है। बुरी खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। जैसे अगर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपको लगता है कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप आउट ही हो जाओगे। आप बचाने की कोशिश करोगे तो भी एज लेके कीपर के पास पहुंची जाएगी। एक ये है कि बोला मैं आउट हो जाऊं या कैसा भी हो, मैं संभल के खेलूंगा, एक एक बॉल को प्रॉपर देखूंगा, पूरे फील्ड सेटअप को देखूंगा, उसके हिसाब से शॉट सिलेक्शन करूंगा। तो ये दूसरे तरीके का अप्रोच हो गया, क्योंकि खेलने गए हो तो आउट तो हो गई, पर अगर पहले ही डर डर के खेल रहे हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जितना मतलब जो लोग समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट नहीं बना पाते। 70-80% लोग इस क्वेश्चनों को ड्रॉप ही कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ टफ चीज है, आसान है, आपको समझ में आ रहा है, पर ये आसान तभी है जब हम ध्यान से देख रहे हैं या सीख रहे हैं।
अगर शुरू में तो ये भाजक वाजक ये तो अपन को आते ही नहीं और कभी आएंगे भी नहीं, अगर ध्यान से नहीं सीखा तो, क्योंकि ये लास्ट है, इसके साथ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर आपको समभाजक निकालना है, समभाजकों का योग, तो इसमें क्या करना है, सम और विषम दोनों को लेते हैं। सम और विषम दोनों को क्यों लेते हैं? क्योंकि सम संख्या का विषम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या आ जाएगी। सम संख्या का विषम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या आ जाएगी, पर विषम संख्या का सम संख्या से गुणा करने पर विषम संख्या नहीं आएगी। इसलिए जब हम विषम भाजक लेते हैं तो केवल विषम संख्या को लेते हैं, लेकिन जब सम भाजक लेते हैं तो सम और विषम दोनों को लेते हैं। बस एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जब हम घात लिखना शुरू करते हैं तो सम संख्या पे घात 0 को नहीं लिखते। जैसे 2 पे घात 0 को नहीं लिखेंगे, वजह क्योंकि 2 पे घात 0 सम संख्या नहीं है। 2 पे घात 0 का मान 1 आएगा जो कि विषम संख्या है, इसलिए लिखना शुरू करेंगे 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 3 इनटू 3 को पूरा लिखेंगे, यही 3 पे घात 0, 3 पे घात 1, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 3। तो ये तो हमने अभी चेक कर ही लिया था, 40 था ये तो अपना। ये हो गया 8 और 4 12, 12 और 2 14, है ना। तो 14 इंटू 40 कर दो, कितना आ जाएगा 560। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि सम भाजकों का योग बताओ, तो आंसर क्या होता 560। यहां केवल 3 ही बातें आपसे पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है कुल भाजकों का योग, एक पूछा जाता है सम भाजकों का योग, एक पूछा जाता है विषम भाजकों का योग। तो मैंने सम और विषम तो बता दिया आपको। अगर ये आपसे कुल भाजकों का योग पूछे, कुल भाजकों का योग, तो इसमें क्या करते हैं, सम और विषम दोनों को लेते हैं और सबको 0 से शुरू करते हैं। यानी यहां हमने इसको 1 से शुरू किया था, पर जब कुल निकालेंगे तो 0 से ही शुरू करेंगे। यानी 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3। ये तो हम ले लेंगे 2 के लिए, और ठीक ऐसे ही जाएंगे 3 के लिए। 3 पे घात 0, 3 पे घात 1, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 3। तो उधर तो 40 हो रहा है, ये कितना हो गया 15, 15 इंटू 40 600। इन 3 के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन से आपको 3 बातें बता दी कि सम भाजकों का योग पूछेगा तो क्या करना है, विषम भाजकों का योग पूछेगा तो क्या करना है, और कुल भाजकों का योग पूछेगा तो क्या करना है ना। इसके अलावा हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया, समुचित सीख लिया और अभाज्य सीख लिया। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है ये, इसको आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करोगे जब, तो उनमें देखना, वहां पे आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमने जो पढ़ा है इससे बाहर अगर कुछ जाता है तो बताना, है ना। बाकी जितना भी हो सकता है वो पूरा कवर किया है, जो इस बुक में भी नहीं है वो भी कवर किया है ना। ये सारी चीजें जो है आपको एक बुक में मिलना मुश्किल है, किसी भी एक बुक में नहीं मिलेगा इतना सारा। तो नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया।